गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए देखिए, हमारा इस एसएससी जीडी का जो क्लास है, आज हम 17वें लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे केमिस्ट्री के एलो वाले टॉपिक को, जिसमें हम मिश्र धातु को पढ़ने वाले हैं। और इससे काफ़ी सारे पहले हमने टॉपिक को करवा चुका हूँ, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग उस टॉपिक को भी देख लें। और देखिए अपने दोस्त देखिएगा एक बार, अब साउंड अच्छा हुआ क्या? एक बार साउंड चेक करिएगा। चलिए अब क्लियर है ना? चलो, प्रिया जी कह रहे हैं अब क्लियर है, ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं। हमने कहा कि आज हम के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एलो, और एलो से कहा कि किसी भी एग्जाम में एक 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स देता है, या तो फिर देगा ही नहीं, है ना? देगा तो 2 नंबर का देगा, या फिर देगा ही नहीं। तो बात करते हैं एलो की। तो एलो को हिंदी में हम नाम जानते हैं मिश्र धातु के नाम से, मिश्र धातु इसे कहेंगे। और आपको बता दो कि ये जो मिश्र धातु है भाई, किसी वन मेटल के साथ, किसी भी एक मेटल के साथ, किसी भी एक धातु के साथ दो या तो मेटल रहेगा या फिर नन मेटल को मिक्सचर लगा मिलाकर क्या बनाई जाती है? एलो बनाया जाएगा, जिसे हम मिश्र धातु के नाम देंगे। हिंदी में समझना ध्यान से। कह रहा है कि किसी एक धातु के साथ एक दूसरा धातु या फिर अधातु को आपस में मिक्स कर देने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसे हम एलो के नाम देते हैं, मिश्र धातु के नाम देते हैं। और मिक्सचर हम किस लिए बनाते हैं भाई? तो मिक्सचर इसलिए बनाते हैं, मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं कि वो जो मेटल है, पहले का जो सिंगल मेटल है, उस सिंगल मेटल से उसकी जो मिश्र धातु हम नया बनाएंगे, जो हम नया मिश्र धातु बनाएंगे, उसका हार्डनेस कठोरता और स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूती और साथ ही साथ डक्टाइल, तीनों की तीनों तन्यता सभी क्या हो? इंक्रीज हो जाए, मतलब कि बढ़ जाए। जैसे बात को समझना, कह रहा है कि पहले जैसे कोई धातु यहाँ पे कॉपर है, और कॉपर के साथ ही यदि आप यहाँ पे जिंक को मिक्स कर दिए, तो कॉपर के पहले से क्या था? कुछ न कुछ इसके पास कठोरता होगा, कुछ न कुछ इसके पास मजबूती होगा, और कुछ न कुछ इसके पास तन्यता होगा। क्योंकि आपको जब मेटल पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था कि सभी धातुएं जो होते हैं वो तन्य होते हैं। तो ये भी कॉपर भी थोड़ा सा तन्य होगा। जब तन्य होगा भाई, तो जिंक भी तो एक मेटल है, और जब जिंक को इसमें हमने मिक्स कर दिया तो इसकी कठोरता और बढ़ा या घटा? और ज्यादा बढ़ गया। तो कोई भी यदि हम पदार्थ को निर्माण करेंगे, तो यदि वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर का बना होगा और एक वो पदार्थ दोनों को मिलाकर बना होगा, तो सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा? जो दोनों को मिलाकर बना होगा, है ना? इसीलिए क्या किया जाता है? एलो का निर्माण किया जाता है। अब इसमें से देख लेते हैं थोड़ी सी पॉइंट को कि कौन कौन सी एलो, कौन कौन सी धातुओं का एलो यहाँ पे बनता है। तो बारी बारी से एक एक धातुओं के बारे में जान लेंगे। जैसे देखिए,
जैसे देखिएगा एक एक मेटल के बारे में हम समझेंगे, कौन कौन से मेटल मिलकर किस मेटल्स के साथ कौन सा एलो बनाएगा और उसका यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं, उसका यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं, ये बात को भी हम आज जानेंगे। तो आइए पहले जानते हैं एलो ऑफ कॉपर, है ना। तांबा का मिश्र धातु कौन कौन सा होता है, तांबा के मिश्र धातु कौन कौन सा होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी हम। तो पहले बात करेंगे हम ब्रास की, पीतल की बात करें यदि हम, तो पीतल देखना ध्यान से, ये जो पीतल है भाई, इसमें कॉपर और जिंक को मिक्स कर बनाया जाता है, कॉपर और जिंक का मिक्स कर बनाया जाता है। कॉपर को यहाँ पे रखा जाता है 70% और जिंक को 30% के हिसाब से यदि मिक्स कर दिया जाएगा तो जो एलो बनेगा उस एलो को हम नाम देंगे ब्रास, पीतल नाम देंगे। तो ये थी आपकी ब्रास, जो पीतल था आपका। बात करेंगे कि इस पीतल का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे एलो बना, जो पीतल बना, उसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो देखना ध्यान से। इस पीतल का आप देखते होंगे मार्केट में बर्तन उपलब्ध रहता है ना, तो इसका हम बर्तन बनाने में यूज कर लेंगे। कभी देखे होंगे इस पीतल की क्या होता है भाई, मशीन के पुर्जे बनाने में भी इसका यूज करते हैं, मशीन के पार्ट पुर्जे वगैरह बनाने में, है ना। इसके बाद इसका यूज अपना कर लेंगे यहाँ पे मूर्ति बनाने में, मूर्तियां बनाने में, है ना। पीतल का मूर्तियां भी बनाया जाता है। तो इतने जगहों पे हम इसका यूज करते हैं ब्रास का। तो पहला आपका एलो था कौन सा, पीतल, जिसमें हमने कॉपर 70% मिलाया था और जिंक को 30% मिला दिया, तो क्या बन गया, पीतल बन गया। और इसका यूज हमने कर लिया बर्तन बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में और मूर्तियां इत्यादि बनाने में भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहां से पीतल से याद रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, दूसरा एलो की बात करें हम, तो दूसरा आप याद रखना है ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा के नाम देते हैं, कांसा मिश्र धातु। कांसा मिश्र धातु में क्या करना है भाई, एक कॉपर का एलो पढ़ रहे हैं तो सभी में तो कॉपर परमानेंट होगा, है ना। तो जो कॉपर है आपका ब्रॉन्ज है, उसमें आप क्या मिलाते हो, कॉपर होता है और साथ में क्या होता है, टीन होगा, है ना। कॉपर तो होगा ही होगा और क्या होगा, साथ में टीन मिक्स होगा। कॉपर यहाँ पे होता है 90% और 10% यदि हम टीन को मिक्स कर दें किसके साथ, कॉपर के साथ, तो जो जाकर एलो बनेगा ना, उस एलो को हम नाम देते हैं ब्रॉन्ज, कांस नाम देते हैं। और इस कांस का हम यूज देखो ध्यान से कहां कहां पे कर लेंगे, तो इस कांस का हम यूज कर लेते हैं। पहले के समय में क्या किया जाता था, इसी ब्रॉन्ज से सिक्का बनाए जाते थे, पहले के समयों में इसी ब्रॉन्ज से सिक्का बनाए जाते थे। या फिर कांस से क्या बनता है भाई, घंटा बनाने में भी यूज होता है। ऐसे घंटा अब जो बेल मेटल से बनाई जाती है ना, आगे पढ़ाइए कि बेल मेटल क्या है, पर ब्रॉन्ज से भी अपना घंटा यहाँ पे बना सकते हैं जो मंदिर इत्यादि में लगा हुआ रहता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी ब्रॉन्ज का यूज कहां पे कर लेंगे, तो इसी ब्रॉन्ज का यूज कर लेंगे मूर्तियां बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, इससे मूर्तियां इत्यादि भी बनाया जा सकता है। तो ये थी आपकी दो एलो, दो मिश्र धातु थे यहाँ पे। तो देखिएगा ध्यान से, इसके बाद पहला हमने देखा ब्रांस और इस दूसरा देखा इसके बाद ब्रोंज। इसके बाद आगे समझ लेते हैं कौन कौन सी कॉपर के और मिश्र धातु हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कॉपर के मिश्र धातु और कौन कौन से हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगला होगा हमारे पास यहां एक आप नाम सुने होंगे, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, हिंदी में भी इसे कहते हैं जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर कई बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, देखना ध्यान से क्या पूछता है जर्मन सिल्वर के बारे में, कि बताओ भाई नाम इसका जर्मन सिल्वर, तो पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी परसेंट है। ये जो आपको सिल्वर दिख रहा है ना, कहेगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी परसेंट होता है, कितना परसेंट सिल्वर मिलाया गया है। तो देखना ध्यान से, हम बात करेंगे जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर होता है कॉपर,
कॉपर के बाद यदि आप क्या मिलाना चाहते हो तो कॉपर के बाद जिंक मिला दो, जिंक के बाद आप क्या मिलाना चाहोगे, निकेल मिला दो, है ना। तो कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाकर के जो आपका एलो बनता है, जो आपका मिश्र धातु बनता है, उस मिश्र धातु को नाम दिया जाता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह है आपका कॉपर, ये है आपका जिंक और यह आपका निकेल। कहीं पर इसमें आपका दिख रहा है क्या, सिल्वर? ये जी वाला संकेत कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि जर्मन सिल्वर तो नाम इसका जरूर है, पर इसमें सिल्वर कहीं नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिल्वर कहीं भी नहीं होता है। कॉपर की बात करें तो इसमें 70%, 20% के हिसाब से जिंक और 10% के हिसाब से निकेल को मिक्स किया जाता है। और इस जर्मन सिल्वर का जो यूज है भाई वो कहाँ करते हैं, तो आपको बता दूं कि इसका यूज करते हैं ज्वेलरी इत्यादि बनाने में, है ना, गहने बनाने में। ठीक है, औरतों के गहने बनाने में इसका यूज करते हैं जर्मन सिल्वर का। तो इतना याद आपको रखना है। और इसी का यूज हम कर लेते हैं बर्तन इत्यादि बनाने में, बर्तन बनाने में भी इसका यूज करते हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट को याद रखना कि जर्मन सिल्वर का यूज बर्तन बनाने में भी किया जाता है। अगला बात कर लेंगे, एक होता है आपके पास रोल गोल्ड। रोल गोल्ड, हिंदी में इसे रोल गोल्ड ही कहते हैं। और रोल गोल्ड का मांग आजकल ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। देखना ध्यान से, इसका यूज क्या है बात समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो रोल गोल्ड है भाई, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम को मिक्स कर बनाया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम को मिक्स कर एक एलो तैयार किया जाता है, जिसको नाम देते हैं हम रोल गोल्ड। कॉपर की मात्रा 95% और 5% यदि एल्युमिनियम को मिक्स कर दिया जाए तो जाके जो आपका एलो बनेगा, जो मिश्र धातु बनेगा, उसको हम नाम देते हैं रोल गोल्ड। और इस रोल गोल्ड का जो हम यूज करते हैं वो कहाँ कर लेंगे भाई, तो स्पेशली इसका ज्वेलरी के लिए ही ये बनाया जाता है, गहने बनाने के लिए ही रोल गोल्ड को तैयार किया जाता है ना। बहुत ही सस्ते आभूषण बनाने में, लिख सकते हो आप, सस्ते आभूषण बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में इसका यूज करते हैं। तो यदि आपसे कहेगा कि बताओ भाई सस्ते आभूषण के निर्माण में किस प्रकार के मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे सरल सी बात जो कि मार्केट में एकदम हर स्टेशनरी वाली दुकान, श्रृंगार स्टोर पे अवेलेबल है, कौन सा, रोल गोल्ड, है ना, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपका कॉपर का मिश्र धातु। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी कॉपर का मिश्र धातु है, तो कुछ और मिश्र धातु की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अगला मेटल है आपका यहाँ पे गन मेटल। हिंदी में भी इसे वही कहते हैं, गन मेटल। तो गन मेटल में आपको क्या याद रखना है भाई, ये भी कॉपर का ही एलॉय है, तांबा का ही मिश्र धातु है। तो कॉपर जो बना होगा, सॉरी गन मेटल जो बना है वो कॉपर, इसके बाद आपका बना है जिंक, और इसके बाद टीन को लेकर इसे बनाया जाता है। कॉपर, जिंक और टीन को लेकर इसे बनाया जाता है। कॉपर जो इसमें होता है वो आपको होगा यहाँ पे 90%, इसके बाद 8% के रूप में टीन, और बाकी का बचा 2% उसमें अपना जिंक को मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमें एलो तैयार होता है वो उसे हम कहते हैं गन मेटल। और इस गन मेटल का जो यूज है, इसका यूजेज की यदि हम बात करें कि गन मेटल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो देखना ध्यान से, गन मेटल का हम इस्तेमाल कर लेंगे अपन बंदूक बनाने में, बंदूक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसी को हम तोप बनाने में भी यूज करते हैं। जो बड़े बड़े तोप बनाए जाते हैं उनमें जो भी धातु इस्तेमाल किया जाता है वो यही मिश्र धातु होता है, जिसे हम नाम देते हैं गन मेटल। इसके बाद आपको बता दूं कि गाड़ियों का गियर बनाने में यूज करते हैं, गियर बनाने में यूज कर लेते हैं। तो इतने जगहों पे इसका यूज किया जाता है किसका, गन मेटल का। ठीक है, बंदूक बनाने में, तोप बनाने में और गाड़ियों का गियर इत्यादि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला एलो।
अगला एलो है आपके पास यहाँ पे डेल्टा इसे कहते हैं हम डेल्टा मेटल, हिंदी में भी वही नाम है डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल। और डेल्टा मेटल ये भी किसका एलो है? कॉपर का एलो है। तो बता दो किसमें जो मिक्स किया जाता है भाई, वो कॉपर, जिंक और आयरन को मिक्स कर बनाया जाता है। कॉपर, जिंक और आयरन को मिक्स कर बनाया जाता है। कॉपर इसमें 60% के हिसाब से मिक्स किया जाएगा, जबकि जिंक को इसमें मिक्स किया जाता है 20%, और बाकी का जो बचा आपका 20% वो कौन हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। तो डेल्टा मेटल में यदि पूछेगा कि कौन कौन से किस किस धातुओं को मिक्स कर बनाया जाता है डेल्टा मेटल, तो कॉपर 60% के हिसाब से, जिंक 20%, आयरन 20%, और इसके बाद जो आपका मिश्र धातु बनेगा उसको हम नाम देंगे डेल्टा मेटल। इसके बाद देखिए बात करेंगे इनके यूज का। इस डेल्टा मेटल का यूज यहाँ पे देख लो। इस डेल्टा मेटल का ये जो यूजेज है उसका हम उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो हम बता दूं कि इसका उपयोग करते हैं हवाई जहाज के पंखे बनाने में यूज करते हैं, पंखे बनाने में, तथा उनके पार्ट पुर्जे बनाने में, है ना, उनके पार्ट पुर्जे बनाने में भी यूज करते हैं। तो इन्हीं जगहों पे यूज किया जाता है किसका? डेल्टा मेटल का। ठीक है, तो ये था आपका डेल्टा मेटल। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले मिश्र धातु की। तो अगला मिश्र धातु है आपके पास जिसको हम कहते हैं डच मेटल। तो डच मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, डच मेटल क्या होता है? डच मेटल की बात करेंगे तो इसमें मिक्स किया जाता है आपका कॉपर और जिंक, कॉपर 80% और 20% जिंक मिक्स की जाती है। और इस डच मेटल का जो बना आपका कॉपर और जिंक से, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं कहां पे? इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम गहने बनाने में, कृत्रिम गहने बनाने में, या कृत्रिम आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कॉपर का एलो है जिसके बारे में आपको बता दूं, जिसे कहा जाता है बेल मेटल, है ना। इस बेल मेटल में देखना ध्यान से क्या क्या होती है। इसमें कॉपर और टीन होगा। कॉपर होगा यहाँ पर भी 80% और टीन होगा यहाँ पे 20%। और इस बेल मेटल का यूज हम करते हैं घंटा बनाने में, है ना। जो मंदिर इत्यादि का घंटा होता है वो अब इसी का आता है, बेल मेटल का ही आता है ना, बेल मेटल का ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें साउंड होता है ना, इसमें साउंड निकालने की क्षमता हो जाती है कॉपर और टीन को मिला देने पर। ठीक है, उससे काफी ज्यादा साउंड आने लगता है। ये था कुछ आपका कॉपर का एलो, कॉपर की मिश्र धातु। आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन से धातु का मिश्र धातु होता है। तो वहां पे देखिएगा ध्यान से, जैसे अगला आपको बता दूं, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद ऐसे हम देख लेंगे यहाँ पे आयरन के मिश्र धातु के बारे में बात कर लेंगे। आयरन के मिश्र धातु कि आयरन कौन सा मिश्र धातु को क्रिएट करता है। तो आप नाम सुने होंगे स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है भाई, ये किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका आयरन का मिश्र धातु होता है, और इसमें मिला होता है आयरन, इसमें मिक्स होता है क्रोमियम, इसी में मिक्स होता है मैग्नीज, और इसी में मिक्स होता है कार्बन। कार्बन को इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस बढ़ सके, ताकि उसकी कठोरता बढ़ सके। तो याद रखना, कार्बन क्यों मिक्स किया? उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए, या हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए।
है ना, उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज किया, कार्बन को यूज किया। और यहाँ पर जो होता है भाई, ये आपका आयरन होता है 89%, 89%। इसके बाद क्रोमियम होगा आपका यहाँ पे 8%, इससे कर लो आप 10%, है ना, क्रोमियम होगा 10%। इसके बाद बाकी के जो बच गया आपके परसेंटेज ना, है ना, तो यहाँ पे होगा 1% के रूप में जो आपका बच गया वो 0.55 इसको मिला दिया जाता है मैग्नीज और कार्बन को, और इसके बाद क्रिएट कर दी जाती है स्टेनलेस स्टील को। ठीक है, इसके बाद देखिए इस स्टेनलेस स्टील का हम क्या यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने, या फिर और कहाँ पे यूज कर लेंगे भाई, तो इसी का हम यूज कर लेंगे बर्तन बनाने, और इसी का यूज हम कर लेंगे यहाँ पे शल्य उपकरणों को बनाने में, शल्य उपकरणों को बनाने में भी इसका यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने जगहों पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से आगे, इसके बाद एक मिश्र धातु है जिसका नाम देते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे नाम देते हैं उसको रोज मेटल, रोज मेटल, इसे कहते हैं हम रोज मेटल। और ये जो रोज मेटल है भाई, इसका इस्तेमाल देखो क्या क्या होता है, बिस्मथ होगा इसमें, है ना, इसमें मिला होगा बिस्मथ, प्लस में इसमें आपको लेड मिला होगा पीबी, और प्लस में इसमें क्या मिला दो आप, टिन मिला दो, तो बन जाएगा आपका क्या, आपका बन जाएगा यहाँ पे रोज मेटल, जिसका हम यूज करते हैं एटोमेटिक फ्यूज बनाने में, एटोमेटिक फ्यूज बनाने में इसका यूज करते हैं, स्वचालित, स्वचालित फ्यूज बनाने में यूज कर लेंगे। इसके बाद एक मेटल होता है ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन जो है भाई, ड्यूरेलुमिन, इसमें जो मिक्स होता है वो होगा आपका यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे होगा 95% के हिसाब से ये होता है, और इसके बाद 4% कॉपर होगा, इसके बाद 1% के हिसाब से मैग्नीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसका हम यूज करते हैं हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे बनाने में, पार्ट पुर्जे बनाने में यूज कर लेंगे। ये थे आपका ड्यूरेलुमिन, एक अलग से मिश्र धातु जिसका हम यूज करते हैं हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे इत्यादि बनाने में, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद देखना ध्यान से, एक आपको पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी मिश्र धातु को Hg, जिसे हम नाम देते हैं पारा, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी, मरकरी, यदि किसी धातु को पारा या फिर मरकरी के साथ यूज कर यदि बनाया गया होगा तो उसे कहा जाता है अमलगम, अमलगम। तो याद रखना कि अमलगम जो है भाई वो क्या होता है, तो पारा के मिश्र धातु, क्या होता है अमलगम, पारा के मिश्र धातु, के मिश्र धातु, है ना, अमलगम कहलाते हैं। जो पारा का मिश्र धातु होता है ना, उसे हम क्या नाम देते हैं, अमलगम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे याद रखना अमलगम को। इसके बाद कुछ ऐसे भी मेटल हैं, कुछ ऐसे मिश्र, ऐसे धातु हैं जो अमलगम नहीं बनाते हैं, मतलब कि पारा का साथ वो कम मिक्स नहीं होते हैं। जैसे देखो आयरन है, आयरन, इसके बाद आपका कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, यहां तक दिखेगा ना, दिखेगा। इसके बाद आपका है कोबाल्ट के बाद निकेल, इसके बाद आपको बता दूं आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, यहाँ पे देख लेना। इसके बाद आपका टंगस्टन भी नहीं यूज करता है ना, टंगस्टन भी इसके साथ क्रिएट नहीं कर सकता है। इसके बाद आपको बता दूं कि इसमें और क्या आपको बता दें, याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है आयरन, कोबाल्ट, निकेल हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे प्लेटिनम,
प्लेटिनम, प्लेटिनम भी अमलगम नहीं बनाता है ना, प्लेटिनम भी अमलगम को क्रिएट नहीं करता है। तो इतने पॉइंट थे अमलगम से। अमलगम क्या होता है भाई, तो पारा के मिश्र धातु को अमलगम के नाम देते हैं। और निकेल, कोबाल्ट, इसके बाद आपका हो गया आयरन, इसके बाद हो गया आपका टंगस्टन और प्लेटिनम जैसे जो धातुएं हैं वो पारा के साथ मिश्र नहीं होते हैं, जिसे हम अमलगम के नाम देते हैं। तो पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मिश्र धातु से एक क्वेश्चन आपको आ जाता है नाइक्रोम को लेकर के, तो नाइक्रोम को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका नाइक्रोम का, तो देखिए नाइक्रोम से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्या पूछता है भाई, तो नाइक्रोम से पूछ लेगा, नाइक्रोम से आपको याद रखना है कि ये किस किस धातुओं का जो मिश्र धातु है। तो आपको बताना है कि ये जो नाइक्रोम है भाई, इसमें क्रोमियम, इसके बाद आयरन, क्रोमियम को मिक्स किया जाता है, आयरन को मिक्स किया जाता है और निकेल को मिक्स कर दी जाती है, निकेल को मिक्स कर दिया जाता है, तो जाकर जो एलो बनता है, तो जाकर जो मिश्र धातु बनता है उसको हम नाम देते हैं नाइक्रोम। और इस नाइक्रोम का यूज करते हैं अपन हीटर के स्प्रिंग बनाने में। और ये कई बार पूछा जा चुका है कि हीटर के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वो किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है कि नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। लिख सकते हो यहाँ पे हीटर वायर में, है ना, हीटर वायर बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं नाइक्रोम का, ठीक है। तो इतनी जगहों पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो एलो था, मिश्र धातु था, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, उसको लेकर कुछ क्वेश्चन था। तो यहां तक आपका आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एलो। इसके बाद देखिए ध्यान से हम आगे कुछ और जान लेते हैं। यहां तक सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सभी को कंप्लीट है ना। एक बार आप बताइएगा कमेंट कर हमें कि यहां तक सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी का क्लियर आवाज जा रहा है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हम आगे बात कर लेंगे किसके बारे में, तो आगे बात कर लेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से आगे हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया, नाम देंगे इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। देखिए ध्यान से क्या इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से क्वेश्चन क्या आएगा उसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप समझ लो लैंग्वेज के थ्रू, कह रहा है कि ऐसे प्रतिक्रिया जिसमें एक या फिर एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर, मतलब समझना, कह रहा है कि एक भी हो सकता है या फिर एक या एक से अधिक कोई दूसरे रासायनिक पदार्थ से मिलकर के, है ना, एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं या फिर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे समझना, कह रहा है कि ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे समझना, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, और रासायनिक अभिक्रिया में को दो भागों में डिवाइड करने के बाद एक तरफ पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस जिसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और एक तरफ लिखेंगे फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन जिसे कहते हैं भौतिक प्रतिक्रिया या फिर भौतिक अभिक्रिया। अब इससे देखना ध्यान से, क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से, तो यहीं से क्वेश्चन आता है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को ही लेकर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आएगा भाई, तो समझना ध्यान से कि क्वेश्चन क्या आता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है ये कि बताओ भाई, जैसे मैंने कह दिया कि दूध का फटना, है ना, दूध का फटना किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो फिर आपको बताना हो जाता है कि दूध का फटना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मोम का एक है जलना और दूसरा है मोम का पिघलना, पिघलना, मोम का जलना और दूसरा है मोम का पिघलना, दोनों दो चीज है ना। पहले तो बात हम करेंगे मोम के जलने पर, कि मोम के जलने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे पदार्थ को आवश्यकता है। तो देखिएगा ध्यान से क्या बात करते हैं। मोम के जलने में, एक मिनट थोड़ा सा, आइए चलिए देखिए, आवाज तो सही है ना, चलिए देखिए ध्यान से। इसमें दो बातें हैं कि मोम के जलने और मोम के पिघलने के लिए क्या है। जिसे मोम का जलना, एक बार जल गया तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब जब खत्म हो गया तो उसे रासायनिक में रखेंगे या भौतिक में रखेंगे। और एक बार पिघल गया मतलब उसे आप दोबारा बना सकते हो उस मोम से, है ना, उस पिघले हुए मोम से आप मोम को फिर से क्रिएट कर सकते हो सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में। तो वो किस में रखें, भौतिक में रखें या फिर रासायनिक में रखें, है ना। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं ध्यान से उसको हम कहाँ रखेंगे, जिसे बात करते हैं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा जिससे आप अंतर निकाल सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात कह रहा है कि जो अभिक्रिया होगा उसे हम पुनः प्राप्त नहीं होगा, है ना, या फिर न हो, जो पुनः प्राप्त न हो उसे हम कहेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। और जस्ट इसका उल्टा बात उसमें लिख लेंगे कि जो पुनः प्राप्त किया जा सके, जो पुनः प्राप्त किया जा सके। मतलब एक बार जैसे हमने कहा कि मोम पिघला तो मोम के पिघलना जो है भाई, वो तो पिघला हुआ है, उसे फिर से हम सॉलिड अवस्था में ला सकते हैं, है ना। तो वो आ जाएगा भौतिक में। और जैसे हमने कहा कि मोम का जलना तो वो आ जाएगा आपका रासायनिक में, क्योंकि वो जल गया तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में, और कुछ एग्जाम्पल आपकी भौतिक अभिक्रिया में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा। तो अगला है, पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस की, रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल की बात करें तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, उससे काफी ज्यादा आपको हिंट मिलने वाला है। कैसे हिंट मिलेगा, तो मैं कह दिया भाई कि जितना भी कटना या फिर फटना या फिर जलना, यह जितना भी वर्ड है ना, वो सभी रासायनिक के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कटना, फटना और जलना, लकड़ी का जलना, है ना, सब्जी का कटना,
ठीक है, बम का फटना, ये सब के सब रासायनिक अभिक्रिया के लिए यूज किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इन्हीं छोटे ट्रिकों से कि कौन कौन इसका एग्जाम्पल होगा। तो पहला एग्जाम्पल में आपका दूध का फटना। दूध का फटना ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा है अंगूर का किण्वन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको बता दूं सब्जी का कटना। सब्जी का कटना भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। भोजन का पकना, भोजन का पकना है ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसके बाद आपको बता दो कि दूध से दही का बनना, दही का बनना ये भी किसका एग्जाम्पल है? इसी रासायनिक अभिक्रिया का। और एक है आपके पास मोम का जलना। क्या याद रखना है? एक है आपके पास मोम का जलना, एक किसका अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और आपको बता दूं तो आप याद रखना, जैसे लोहे में जंग लगना, ये पूछा गया है जी, है ना, लगना कि लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का। और एक है ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का जलना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का जलना किसका एग्जाम्पल माना जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल माना जाता है। और आपको बता दूं कि हम इसी ट्रिक पे लिखे हुए कटना, फटना और जलना ये सभी किसको डिनोट करते हैं? तो सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया को डिनोट करते हैं। तो इतना बात समझ में आया क्या? आगे बढ़ा दूं तो देखना ध्यान से, है ना। इतना आप बता दोगे क्या? एक बार कमेंट कर बताइएगा कि इतना आपका क्लियर है क्या रासायनिक अभिक्रिया से? एक बार आप कमेंट कर बताइएगा इतना क्लियर है ना? सब कुछ सही चल रहा है ना? चलिए पिंटू जी, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद जैसे हम आगे बात कर लेंगे फिजिकल रिएक्शन की, जिससे बात करेंगे भौतिक अभिक्रिया की। तो भौतिक अभिक्रिया में क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद रखना है भाई? हमने कहा कि भौतिक अभिक्रिया में जो चीज पुनः प्राप्त होती है, ठीक है, क्या बताया? जो पुनः प्राप्त होती है। अब जो पुनः प्राप्त होता है तो क्या होगा एग्जाम्पल? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल दे दूं तो पहला एग्जाम्पल है आपका मोम का पिघलना। क्या याद रखना है? मोम का पिघलना कैसा एग्जाम्पल है आपका? भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा आप देख लेना, कार की बैटरी का चार्ज करना या चार्ज होना, ये भी कैसा अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है। इसके बाद नमक का घुलना, नमक का पानी में घुलना, ये भी कैसा अभिक्रिया है? फिजिकल है। और चौथा है आपका यहाँ पे चीनी का पानी में घुलना, ये भी कैसा अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और याद कर लो आप, वायु का द्रवित होना। वायु का द्रवित होना वायु को लिक्विड फॉर्म में बदलना भी, ये भी कैसा है आपका? इसी फिजिकल का है। और एक और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना भी क्या है भाई? तो ये आपका
भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद आगे समझ लेते हैं एक दो और पॉइंट, आपका जो एग्जाम के लिए व्यू है ना, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछ ली जाती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपको हम बात कर ले अगला पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका केमिकल इक्वेशन की, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, और इससे भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाती है। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या पढ़ तो लेंगे हम, है ना, पढ़ना तो है हमें सब। तो जैसे देखिए केमिकल इक्वेशंस, है ना, तो केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो देखना ध्यान से, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसे हम नाम देते हैं हिंदी में रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण से आपको क्या याद रखना है, तो रासायनिक समीकरण से आपको याद रखना है भाई कि जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई एक पदार्थ है, कोई एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या किया भाई, रिएक्शंस किया, और अभिक्रिया करके क्या कर दिया, एक ऑक्साइड बना दिया, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड कह दिए, है ना। मैंने इसको क्या किया, बैलेंस कर दिया। अब जब इसे बैलेंस कर दिया तो इसी एग्जांपल से आप पूरी की पूरी रासायनिक समीकरण को समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जैसे क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिकारक आपस में भाग लेकर के या आपस में अभिक्रिया करके के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे सूत्रों व संकेतों के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह एक सूत्र है ना, और यह एक संकेत है, जिसे हमने कहा कि जिसे सूत्रों और संकेतों की सहायता से डिनोट किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। ये जो भाग लिया है, जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे रिएक्टेंट के नाम दिया जाता है। हिंदी में कहते हैं अभिकारक, हिंदी में कहते हैं अभिकारक। और जो उस अभिक्रिया में भाग लिए हुए पदार्थों को मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, उसे देखो क्या नाम देते हैं, तो उसे नाम देते हैं प्रोडक्ट। क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट नाम देते हैं, उत्पाद नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, आपका उत्पाद हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, है ना। कैसा बिहेव करेगा, रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसके बाद आपको क्या बताऊं, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे भाई कि ये जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण से आपको दो बात याद रखनी है। दो बातें क्या याद रखना है, पहला बात आपको याद रखना है कि समीकरण में भाग लेने वाला, समीकरण में भाग लेने वाला अभिकारक, समीकरण में भाग लेने वाला अभिकारक का अणु की कुल संख्या, का अणु की कुल संख्या, कुल संख्या तथा अभिकारक की कुल, अभिकारक के कुल अणु की कुल संख्या तथा उत्पाद के अणुओं के कुल संख्या के अणुओं के कुल संख्या के बराबर होता है, के बराबर होता है। जैसे समझना, यहां दिख रहा है ना, जैसे एग्जांपल के समझना, हमने कहा कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने अणु ने यहाँ भाग लिया, तो आपको बताना होगा कि मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने अणु हैं, दो अणु हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के यहाँ पे दो अणु है, ऑक्सीजन के कितने अणु है, दो अणु है। दो अणु मैग्नीशियम के और दो अणु ऑक्सीजन के, टोटल कितने अणु हो गए, चार अणु।
इस पॉइंट को लेकर के आपको समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक में जो जितने भी अणु ने भाग लिए वह उत्पाद के सभी अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो बात करते हैं उत्पाद में, मैग्नीशियम कितना है भाई, मैग्नीशियम भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है। मतलब कि यहाँ पर भी अणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये आपका इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब कि यह कथन क्या है, सत्य है ना। और यही बात है, इसी चीज को, इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए, इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए अभिकारक की अणुओं की कुल संख्या और उत्पाद के अणुओं की कुल संख्या को बराबर करने के लिए ही क्या किया जाता है भाई, समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण को संतुलित किस लिए किया जाता है, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जिसको आपको समझना है। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए भी, जिसे हमने कहा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो नष्ट होती है और न ही विनाश होती है। और ये बात कहा गया था कि जितने आपका द्रव्यमान है पहले का, उस पदार्थ में उस अभिक्रिया के बाद भी उतने ही द्रव्यमान रहना चाहिए। जैसे समझना ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखना, एक मैं अलग से रिएक्शन लिख रहा हूं, यहाँ पे एक है आपका H2 और एक है आपका O2, ये आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। और जब H2O बनाते हैं भाई, तो ये आपका समीकरण मैंने बैलेंस कर दिया। तो कहेगा इस नियम के अनुसार, क्या कह रहा है भाई, इस नियम के अनुसार कह रहा है, तो यहाँ पे उस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूं कि इस नियम के अनुसार लिखना है, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में बने उत्पाद के किन यहाँ पे मैं लिखना, बने उत्पाद में मौजूद सभी तत्व के द्रव्यमान अभिकारक के सभी तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। ये भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक और पॉइंट आ गया। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आपके पास जितने भी पहले से द्रव्यमान है वो हमेशा होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बात करता है भाई कि आपका जितना भी उत्पाद में द्रव्यमान बना, उतना द्रव्यमान आपके अभिकारक के साथ होना चाहिए, तभी वह समीकरण संतुष्ट होगा, अन्यथा संतुष्ट नहीं होगा। तो देखते हैं है क्या यहाँ पे। तो बात करते हैं इस पॉइंट के, किसी अभिक्रिया में बने उत्पाद में मौजूद सभी तत्वों के द्रव्यमान अभिकारक के सभी तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन की एक द्रव्यमान, तो 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा। 2 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की 2 अणु, एक अणु का द्रव्यमान 1, तो 2 का 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। प्लस में ऑक्सीजन कितने पे है, 8 पे है, तो यहाँ पे कितने भाई, 2, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो परमाणु भार 16 होता है, और 16 दो बार 2 ऑक्सीजन के है, तो कितना हो जाएगा, 32। तो अभिकारक का कितना हो गया, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कितना, यहाँ पे हो जाएगा 16 को इसका और 2 को इसका हाइड्रोजन का, है ना, 16 2 18 और 2 से मल्टीप्लाई था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूनी कितना, 36। इधर भी द्रव्यमान 36 और इधर भी द्रव्यमान 36, है ना, तो टोटल कितना हो गया, दोनों तरफ इक्वल मास आ गया। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए भी यह अनिवार्य है। और इस किसके द्वारा दिया गया था,
तो ये दिया गया था भाई आपका लेवोसियर के द्वारा। ये बात बताया गया था लेवोसियर के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लेकर, है ना। लेवोसियर के द्वारा इस बात को बताया गया। एक पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है और क्या, तो आपको यहाँ पे बता देना है भाई। अब कुछ बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। तो अवकरण और ऑक्सीकरण को समझना ध्यान से। देखिए ध्यान से, यह है आपका ऑक्सीडेशन जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, और एक है आपके पास रिडक्शन, रिडक्शन जिसे कहते हैं अवकरण। अवकरण तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से आपको क्या समझ रखना है, तो देखना है यहाँ पे क्या याद रखना कि ऑक्सीडेशन हम उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी के उल्टा पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, इसमें देखना ध्यान से कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो यदि आपसे कहेगा कि अवकरण क्या है भाई, तो कहना कि हाइड्रोजन को किसी तत्व के साथ जुड़ना अवकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन को किसी तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके जस्ट उल्टा और क्या याद रखना भाई कि हाइड्रोजन का हटना, किसी तत्व से हाइड्रोजन का हट जाना भी क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसमें क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन का हटना, किसी तत्व से ऑक्सीजन का हट जाना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण, यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण, यदि ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीकरण, है ना। और इसमें आपको इसी से पॉइंट क्या याद रखना है भाई, इसी में आपको याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों को, और बता सकते हो इसके बारे में डिफिनेशन कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि विद्युत धनात्मक तत्वों का, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाएगा। जस्ट इसका उल्टा ये होते जाएगा। इसके बाद इसमें हम कह देंगे ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसमें लिखना कि ऑक्सीकरण संख्या क्या घट जाना, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा, है ना। ऐसे आपको बताते जाना है। एक पॉइंट और याद रखना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इसमें याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। तो इतने सारे पॉइंट इसको याद करने के लिए आपके पास है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, बारी बारी से सबको समझते जाएंगे, है ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, इस पॉइंट को आप नोट करो, और इसके बाद हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, आगे की ओर समझते हैं, है ना। थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे। आगे आपको क्या समझना है, इनका एक एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कैसे ऑक्सीकरण और अवकरण को मिलदाम में पकड़ेंगे। एथा रिडक्शन, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का यहाँ पे दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन माइनस में है
और मतलब क्या कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को दे दिया, मैंने माइनस लिखा। अब जब माइनस लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस चार्ज लिया हुआ था पहले से, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अब किसी को दे दिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n बचा। तो बात समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग किया। और हमने अभी एक पॉइंट लिखा था ऑक्सीडेशन में कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्या आ जाएगा भाई कि ये जो नाइट्रोजन का भी क्या हुआ, तो अभी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। अभी नाइट्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। वही एग्जांपल की बात करें हम इसमें, किसमें? सोडियम वाला में। तो आयरन के पास +2 चार्ज है ना? आयरन के पास +2 चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिया? यहां से डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। सॉरी, +2 चार्ज है, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। मान लो यहाँ पे क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो इधर 2 प्लस था, और प्लस कब चार्ज आता है भाई? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखता है। मतलब कि आयरन ने पहले से इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा था, अब फिर उससे 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने लौटा दिया, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहा, है ना? आयरन के पास, समझना, आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से जा चुके थे, और फिर से कोई 2 इलेक्ट्रॉन लाकर इसको दे दिया, तो जितना था उतना हो जाएगा ना। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने लिख दिया आयरन का संकेत, है ना? अब कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ग्रहण हुए, एक्सेप्ट हुए, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ग्रहण किया गया। और आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाया? रिडक्शन कहलाया। तो आपको यहाँ पे बता देना कि अभी आयरन का क्या हुआ होगा? तो अभी आयरन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा, है ना? तो ये थी आपकी समझने की बहुत ही बेसिक तरीका, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे समझना, यह आपके पास क्या? कैल्शियम, और इसके पास 2 प्लस इलेक्ट्रॉन थे। इन्होंने क्या किया? फिर कोई ने इसको आकर 2 इलेक्ट्रॉन कहा कि लो, मैंने जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन लिया था तुमसे, वो इलेक्ट्रॉन आपको वापस कर रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन को वापस कर इसको क्या कर दिया? दे दिया। जब दे दिया तो ये कैल्शियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी था, कोई दे दिया था किसी को, तो ये पूरी अपनी अवस्था में आ गया कैल्शियम वाले में। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इन्होंने ले लिया, तो क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तो आप कहोगे कि कैल्शियम का क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा, है ना? तो इस प्रकार आपको समझना था। जिसे समझने एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपको। यहाँ पे है N2 और यहाँ पे है H2, और इधर एक बन गया एलिमेंट जिसको हम नाम दिए NH3। NH3 नाम दिए, यहाँ पे 2NH3 लगा दो, और यहाँ पे लगा दो 3, है ना? बैलेंस हो गया ये आपका। तो N2 3H2 मिलकर 2NH3 बना दिए। तो आपको यहाँ पे पूछना है, कहेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड क्रिएट। ओ, इधर नहीं दिख रहा है क्या आपको? चलिए, इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। मैं इधर यहाँ पे दिखाता हूं। यह आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर 2NH3 बनाया। तो आपसे कहेगा कि ये जो प्रोडक्ट बना भाई, इसमें नाइट्रोजन का क्या हुआ? कहेगा कि इस समीकरण में नाइट्रोजन का अवकरण या ऑक्सीकरण हुआ, ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हो क्या? एक बार आप बताओ कि इस नाइट्रोजन में क्या हुआ होगा, है ना? इस नाइट्रोजन में क्या हुआ होगा? ऑक्सीकरण हुआ होगा कि अवकरण हुआ होगा, है ना? चलिए देखिए, मैं ही बता देता हूं। तो आपको याद रखना है, मैंने कहा कि हाइड्रोजन को जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। तो पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा था? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन का जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा, है ना? नाइट्रोजन का क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ। पर बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा।
मतलब क्या कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। यदि यही यहाँ पे HCl होता है आपका, तो हाइड्रोजन Cl से हटता ना, है ना। जैसे मैं मान लिया कि HCl है, तो हाइड्रोजन Cl से दूर जाता, तो हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, हट गया, तो हट के किसके साथ चला गया, नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हाइड्रोजन का भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ होगा। ठीक है, तो ये थी आपका कुछ एग्जाम्पल जो आपको बताना था। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लूं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यदि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो बताओ भाई यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ। तो आपको कहना है कि ऑक्सीजन ने कार्बन को आकर पकड़ लिया, और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जिसको नाम देते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, जबकि इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको इतनी पॉइंटों को याद रखना था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये था आपका कुछ रिएक्शन वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपसे जो पूछ लेता है, जो डायरेक्ट आते हैं एग्जामों में, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक दो क्वेश्चन आपको और पूछ लेता है, यहाँ पे से देखिएगा इसी चैप्टर से क्या पूछेगा। तो इसी चैप्टर से आपसे पूछ लेता है कि बताओ भाई, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उष्माक्षेपी व उष्माशोषी, तो समझ लेते हैं थोड़ी सी पॉइंटों में। कह रहा है कि उष्माशोषी हम उसे कहेंगे भाई जिसमें उष्मा का, हीट का अवशोषण होता होगा, और उष्माक्षेपी हम उसे कहेंगे जिसमें हीट का निर्माण होता होगा, है ना। जिसमें उष्मा का निर्माण होगा उसे उष्माक्षेपी नाम देंगे, और जिसमें उष्मा का क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा, उष्माशोषी का नाम देंगे। अब देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे पूछ लेता है। जिसमें उष्मा का निर्माण होगा उस पॉइंट को आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, श्वसन, रिस्पायरेशन। तो आपसे कहेगा कि बताओ भाई श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कहना है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आपके पास ग्लूकोज होता है और आप बाहर से ऑक्सीजन लेते हो, तो बाहर से ऑक्सीजन लेते हो तो इसका ब्रेकडाउन होगा, और प्लस में आपका एटीपी उष्मा निकलता है, हीट निकलता है ना, एटीपी के रूप में। तो जिससे उष्मा निकलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, कि जिससे उष्मा निकलेगा उसको हम नाम देंगे उष्माक्षेपी, है ना। तो रिस्पायरेशन, जैसे हमारे पास ग्लूकोज था, हमने बाहर से ऑक्सीजन को लिया, और ऑक्सीजन को लिया तो भाई एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया, और जब ब्रेक डाउन किया तो इससे क्या निकला, हीट निकला, उष्मा निकला, और उष्मा का रूप हम नाम देते हैं एटीपी, जो हमारे शरीर का क्या होता है, एनर्जी होता है। तो एटीपी क्या होगा, बाहर आएगा, जिसको हम यूज करेंगे, है ना। तो बाहर आया इसे एनर्जी, तो हम इसको नाम दे देंगे उष्माक्षेपी। इसके बाद अब दूसरा एग्जांपल आपको बता दूं, यहाँ पे चूना प्लस पानी का मिश्रण भी क्या है, चूना प्लस पानी का मिश्रण। यदि चूना और पानी को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो देखते होंगे उससे अपने हीट निकलता है बाहर, उससे उष्मा क्या निकलती है, उससे भी उष्मा आपका बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो ये भी उष्माक्षेपी का एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद और एग्जांपल आपको बता दूं, तो और एग्जांपल में आप याद रखना, ईंधन का दहन, ईंधन का दहन, जिससे पेट्रोल डीजल जैसे ही हम जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपका हीट बाहर की ओर निकलता है, उष्मा बाहर की ओर निकलता है। तो ये भी उष्माक्षेपी का ही एग्जांपल है आपका। इसके बाद आपको बता दूं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार,
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को जब जल में डालते हो ना, तो उससे भी आपका हीट निकलता है, उससे भी आपका क्या निकलता है, हीट निकलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो ऊष्माक्षेपी के अंदर आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी के एग्जाम्पल के बारे में। हमने कहा कि जिस भी रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण होता होगा उसे ऊष्माक्षेपी के नाम देंगे। और पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने पर जब NO बनता है तो वहां पे क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा है। ठीक है, इसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में भी आपका क्या निकलता है भाई, प्रकाश संश्लेषण में भी आपका ऊष्मा का अवशोषण होगा, वहां पे भी हीट की आवश्यकता पड़ता है। इसके बाद आपको बता दूं कि गलन, क्वथनांक, है ना, ये सभी के सभी क्या है आपका। इसके बाद आपका वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ये सभी कुछ इनका क्या क्या आपका एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इतने पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है, पकड़ के रखना है ना। ये एग्जाम और व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कितना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक कि पॉइंटों में किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार आप कमेंट कर हमें बताइएगा, यहां तक में दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए यहां तक ही, फिर हम अगले क्लासों में जान लेंगे, है ना। थैंक्स।